तो दोस्तों, जब भी हम किसी मोबाइल या फिर कंप्यूटर को लेने के बारे में सोचते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। पहला, प्रोसेसर कौन सा है, दूसरा रैम कितनी है। तो चलिए आज इसी रैम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो तो आपको उसके मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा आपको और देखना चाहिए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आपका स्वागत है बेसिक टेक चैनल पे। अब यह नाम तो बड़ा बेसिक सा है, लेकिन यहाँ पे बातें मैं थोड़ी सी आपको एडवांस लेवल की बताने वाला हूँ, तो कान खोल के पूरी वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आखिरी में मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अब बात करें तो बचपन में हमारे स्कूल में सब्जेक्ट होता था कंप्यूटर का, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा रैम के बारे में बताया जाता था। और वो थोड़ा सा क्या होता था, रैम का फुल फॉर्म यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगर बात करी जाए प्रैक्टिकल लाइफ की, तो ये फुल फॉर्म हमारे उतना काम नहीं आने वाला है। हमें थोड़ा सा रैम के बारे में और डिस्क्रिप्टिव मैनर में जानना पड़ेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जानना भी ज़रूरी है। अब अगर थोड़ा सा बेसिक से मैं चालू करूं तो रैम एक तरह की मेमोरी है, जैसा कि उसके फुल फॉर्म में भी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम एक तरह की मेमोरी है जो सॉफ्टवेयर के साथ रन करती है जब आपकी पावर सप्लाई ऑन होती है। यानी कि अगर आप मोबाइल चला रहे हो या फिर कंप्यूटर चला रहे हो तो वो केवल उतने ही समय के लिए ही रन करेगी। अब रैम का काम क्या होता है, रैम का थोड़ा सा और देखते हैं कि रैम करती क्या है आखिर। तो रैम एक तरह का हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि आपके डिवाइस यानी कि मोबाइल या फिर एक कंप्यूटर में लगा होता है। तो अब रैम क्या करती है, जब आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल को यूज़ करते हो तो उसका जो डेटा होता है, रनिंग डेटा, जो कि आप प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे होते हो, तो जब आपको वो डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो रैम आप तक उस डेटा को क्विकली यानी कि बहुत जल्द एक्सेस करवाने में हेल्प करती है। और ये जो रैम होती है ये OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और AS यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों के साथ ही अच्छे से वर्क करती है। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ साथ रैम एक बहुत ही वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मतलब कि बहुत ही टेम्परेरी। जैसे ही आपके डिवाइस की पावर सप्लाई कट होगी, यानी कि अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो उसकी पावर सप्लाई कट हो गई, या फिर जैसे बात करें कि अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो और फ़ोन आपने बंद कर दिया, फ़ोन आपका स्विच ऑफ हो गया, तो ये सारा अपना डेटा इरेज कर देगी। जब तक पावर सप्लाई रहेगी तभी तक रैम आपका वर्क करेगी, वरना नहीं करेगी। अब बात करते हैं रैम का यूज़ क्या होता है, मतलब अगर आपके डिवाइस में रैम है तो उसका यूज़ क्या है। तो रैम जब आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हो तो रैम आपका जो रनिंग डेटा है, मतलब कि जो आप उस समय प्रेजेंट टाइम पे यूज़ कर रहे हो, जो आप मतलब देख रहे हो, उसको कंटेन करती है। और जैसे ही आपको उस डेटा की ज़रूरत पड़ती है वो तुरंत आप तक क्विकली एक्सेस करवाती है। यही होता है एक बेसिक रैम का यूज़। और ये कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन दोनों में, या फिर कोई टैबलेट की बात करें तो सब में ये यूज़ रैम का बेसिकली सेम ही होता है। अब रैम कितनी यूज़ होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने भी प्रोग्राम या फिर जितने भी सिस्टम्स के एप्लीकेशन एक टाइम पे यूज़ करोगे, आपकी रैम उतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी अपनी रैम की, और उतनी ही ज़्यादा रैम की आपको भी ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि अगर 8 GB है तो आप ज़्यादा डेटा मतलब प्रेजेंट टाइम पे रन कर पाओगे, ज़्यादा सॉफ्टवेयर, ज़्यादा एप्लीकेशंस एक टाइम पे रन कर पाओगे। अगर 6 GB रैम है मान लीजिए, तो आपको थोड़ा सा उससे कम, उस लेवल की परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी जितनी आपको 8 GB में मिल रही थी। और उससे कम, तो जैसे जैसे रैम कम होगी वैसे वैसे आपकी जो एक प्रेजेंट टाइम पे एप्लीकेशन रन करने की कैपेसिटी है वो भी कम होगी आपके डिवाइस की। और रैम को हम लोग शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज भी बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि रैम होती कितने प्रकार की हैं। तो रैम हमारे पास दो तरह की अवेलेबल है। सबसे पहले डायनेमिक रैम, जिसको हम लोग DRAM के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा स्टैटिक रैम, जिसको हम लोग SRAM भी बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं डायनेमिक रैम की। तो डायनेमिक रैम क्या होता है? डायनेमिक रैम एक तरह की सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जिसमें टाइनी कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। और ये टाइनी कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर ये दोनों ही MOS टेक्नोलॉजी यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे बेस होते हैं। और ये आपके डेटा का हर एक बाइट मेमोरी सेल में संभाल के रखते हैं। और दोस्तों, ये जो डायनेमिक रैम होती है ये स्टैटिक रैम यानी कि SRAM के मुकाबले थोड़ी सी स्लो होती है, और इसीलिए ये डेटा को एक्सेस करने या फिर डेटा को रीड एंड राइट करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लेती है इन कंपैरिजन ऑफ स्टैटिक रैम। और यही इसका इकलौता एक डिसएडवांटेज है।
ऐसा मुझे लगता है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टैटिक रैम की। तो स्टैटिक रैम क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं, और इसको हम लोग SRAM भी बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक रैम में टाइनी ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स लगे होते हैं, तो अब स्टैटिक रैम में ऐसा कुछ भी नहीं लगा होता है। स्टैटिक रैम बिल्कुल मतलब क्लीन समझ लो, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं होती। स्टैटिक रैम जो होती है वो डायनेमिक रैम से ज़्यादा फास्टर होती है और ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा जल्दी डेटा आपको एक्सेस करने में हेल्प करेगी। अब अगर बात करें इन दोनों के यानी कि SRAM और DRAM के डिफरेंसेस की, तो एक मेन पॉइंट है डिफरेंसेस का, तो वो ये है कि जो SRAM होती है वो लेस पावर कंज्यूमर होती है, मतलब उसको रन करने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग बात करें DRAM की, तो DRAM को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है वर्क करने के लिए। लेकिन एक DRAM की तरफ एडवांटेज ये है कि वो ज़्यादा पावर लेती है, लेकिन वो ज़्यादा डेटा भी स्टोर कर सकती है SRAM के कंपैरिजन में। लेकिन SRAM ज़्यादा फास्ट होती है DRAM से, तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको SRAM यानी कि स्टैटिक रैम के साथ जाना चाहिए। क्यों? और अगर हम लोग बात करें कॉस्ट की, तो SRAM जो होती है वो डायनेमिक रैम से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। डायनेमिक रैम आपको थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव मिलेगी, इसीलिए आजकल आप जो भी डिवाइस देखोगे यानी कि कंप्यूटर जो नॉर्मल वाले होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर आपको डायनेमिक रैम ही यूज़ मिलेगी उसमें। दोस्तों ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब अगर बात करें तो आपने बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स को फ़ोन का रिव्यू करते हुए देखा होगा, तो आपने उनको ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि इस फ़ोन पे LPDDR4 रैम है, इस फ़ोन में LPDDR3 रैम है और इस फ़ोन में LPDDR5 रैम है। तो ये क्या होता है, ये नॉर्मली आप समझिए कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे यानी कि LPDDR3 से LPDDR4 और LPDDR4 से LPDDR5, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे रैम की स्पीड भी तेज़ होती है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होंगे वैसे वैसे रैम भी फास्ट होगी, उतनी फास्ट आपको रैम भी मिलेगी। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।